बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। ताकतों के टारगेट पर इमरान खान पिछले 1 साल से मौजूद हैं और अब इन टारगेट्स में एक मजीद टारगेट का इजाफा हुआ जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और कुछ जजेस भी अब शामिल हो गए हैं। एक प्लान तरतीब दिया जा रहा है कि अगले 6 माह तक इंतखाबात नहीं होने देने और इस प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए पाकिस्तान में तमाम जमहूरी और खुफिया ताकतें एक मेज पर बैठ चुकी हैं। व्यूअर्स, मैं पिछले 2 माह से आपको ये मुसलसल बता रहा हूं कि सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो जमान पाक पहुंचते हैं। इमरान खान को हालात के हवाले से मुसलसल वो आगाह कर रहे थे और मैं आज भी अपनी इस खबर पर कायम हूं कि 15 अप्रैल तक खान साहब आपको बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे कठिन मराहिल आएंगे, लेकिन आपकी कानूनी टीम ये तमाम रुकावटें अबूर कर लेगी। खान साहब की टीम मजबूत होती है तो दूसरी तरफ से अदालतों से इंसाफ मिलना शुरू हुआ तो मुखालफीन ने जजेस की सहूलतकारी जो है वो हासिल कर ली है। अब सूरत हाल व्यूअर्स इंतहाई गंभीर है और हमारी मुस्तनद इतलात के मुताबिक हुकूमत, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, लंदन प्लान और बागी जजेस का गठजोड़ चीफ जस्टिस को गैर आईनी रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर कर रहा है। बाकायदा धमकियां और मुतालबात आप पाकिस्तान के मीडिया पर देख रहे होंगे, लेकिन एक प्रेशर ऐसा है जो पाकिस्तान की आवाम को नजर नहीं आ रहा। सोर्सेज ये बताते हैं कि मजबूर किया जा रहा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, या तो वो डील कर लें या फिर इन ताकतों के आगे अपना सर जो है वो झुका दें या फिर तैयार हो जाएं। उनके खिलाफ रेफरेंस भी आएगा और उनका महाज सोशल मीडिया पर भी किया जाएगा, आईनी रास्ता भी इख्तियार किया जाएगा, वकला को सड़कों पर लाने की भी तैयारी की जा रही है। अगला मरहला उनके खिलाफ सख्त चार्जशीट के साथ रेफरेंस दायर करने का है और मेरी इतलात व्यूअर्स ये है कि एक रेफरेंस तैयार भी हो गया है, इसको ड्राफ्ट कर लिया गया है। अब ये कब बाकायदा फाइल किया जाता है एक बुनियादी सवाल है, लेकिन इस रेफरेंस का होना कुछ नहीं है, सिर्फ एक प्रेशर और तोड़ने की कोशिश जो है वो जस्टिस उमर अता बंदयाल को की जा रही है। आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ है और व्यूअर्स जो मैं आपको खबर देने जा रहा हूं ये इंतहाई अहम खबर है क्योंकि एक पूरी की पूरी टाइमलाइन मौजूद है। 3 बातें पैगाम दिया गया है इस एलामिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उन तमाम कुव्वतों को जो मुल्क के अंदर इंतखाबात चाहती हैं। व्यूअर्स, आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं देने जा रहा हूं। इंतहाई अहम तरीन शख्सियत का जमान पाक में राब्ता हुआ है और कप्तान को दरपेश कठिन मराहिल देखकर एक अहम तरीन शख्सियत ने यह फैसला किया और उन्होंने मशवरा देने के लिए इमरान खान से राब्ता किया है। मेरी इत्तलात के मुताबिक जिन लोगों से मेरी बात हुई और मेरे सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साबिक DGISI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने 7 अप्रैल रात 9 बजे जमान पाक में खान साहब से राब्ता किया है और जरा ये भी बताते हैं कि अहम शख्सियत ने इमरान खान को हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के प्लान से बाखबर किया और उन्हें कुछ ऐसे मशवरे दिए जिनके मुताबिक इमरान खान को उस वक्त तक इलेक्शन की तारीख के लिए मुज़ाकरात का ऑप्शन जो है वो खुला रखना चाहिए ताकि तमाम लोग मुकम्मल तौर पर एक तो एक्सपोज हो जाए और जितना पानी पुलों के नीचे से गुजरना है गुजर जाए और हुकूमत को वो एंगेज रख सके। ये बहुत ही अहम नुक्ता है जो बताया गया। अब ज़रा ये भी बताते हैं कि जनरल फैज हमीद साहब ने इमरान खान को कुछ मामलात में लचक पैदा करने की हदायत भी की है और इन 2 शख्सियात के दरमियान मुलाकात में जो दीगर गुफ्तगू हुई 1-2 दिन में आप देखेंगे कि इसकी डिटेल्स जो है वो आना शुरू हो जाएंगी। मैंने आपको इससे पहले ये भी बताया था कि शाहिद खाका नवाजी साहब ने उस मीटिंग में जिसमें मरीम नवाज मॉडल टाउन में मौजूद थी किन अल्फाज में इनकार किया कि हमें मफाहमत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, जिस पर मरीम ने कहा कि जनाब मफाहमत का शाहिद साहब रास्ता इख्तियार करके तो हम इस नहज तक पहुंच चुके। बाद में उसकी कन्फर्मेशन भी आ गई शाहिद खाका नवाजी के उस बयान की शक्ल में जिसमें उन्होंने कहा कि हमें अदलिया के साथ किसी किस्म की लड़ाई नहीं करनी। तो व्यूअर्स, एक एक खबर जो है हमारी दुरुस्त साबित हो रही है। और फिर आपने सऊदी अरब का के साथ जो गुफ्तगू हो रही थी, उन्होंने ऐलान किया सरमायाकारी करेंगे मोहम्मद डैम के अंदर, वो भी आपने देख लिया। और जो प्लान था वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने मलिया मेट किया है
और अगर फैसला इनके हक में आता और कहा जाता कि जनाब हम फुल कोर्ट बना रहे हैं, तो शायद जो नवाज शरीफ साहब हैं वो पाकिस्तान आने का इरादा रखते, सऊदी अरब जा रहे हैं और फिर उस पर प्लानिंग हो रही है। लेकिन वो खबर भी हमारी दुरुस्त हुई कि पैसे लेकर वो आएंगे और कहा जाएगा कि देखो उस सरजमीन पर कदम रखा तो दोस्त ममालिक ने भी अपनी जो तिजोरियां थी उनके मुंह खोल दिए। व्यूअर्स, आपको बताते चले, हुकूमत की खुली बगावत इस वक्त हो रही है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर इस्तीफे का दबाव जो है, ये सब कुछ एक तयशुदा शेड्यूल साजिश का एक हिस्सा है। इंतहाई अहम नुकता यह है कि आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास होता है, उसमें 3 बातें बड़ी अहम कही गई और ये एक पहला इनकार था पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की तरफ से। आपने कभी ये सोचा कि पाकिस्तान में अदालतें जो आधी रात को खुलती थी और उनके हुक्म पर जो कासिम सूरी साहब हैं उनकी रूलिंग को उड़ा दिया गया, अब ऐसा क्या हुआ कि कोई डर ही नहीं रहा चीफ जस्टिस के खिलाफ बात करने से, कोई डर ही नहीं रहा अपनी सहूलतकारी पेश करने से। ऐसा क्या हो रहा है? उसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की सपोर्ट है इस हुकूमत को। मैंने 2 रोज पहले ये बात कही थी, दोबारा कर देता हूं कि इस वक्त की तमाम ताकतें एक पेज पर मौजूद हैं और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जनाब हमने इमरान खान को इक्तदार में नहीं आने देना। 3 बातें जो इशारे मिल गए इस एलामिये में। पहली चीज जो कही गई है, जो बहुत ही अहम है, कि पाकिस्तान में हालात ऐसे नहीं है कि हम इलेक्शन की तरफ जा सकें। उन्होंने डायरेक्टली ये कहा नहीं है, लेकिन उन्होंने जो पैगाम दिया, पहला जो नुक्ता था कि हम फुल फोर्स के साथ, फुल थ्रोटल के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो जंग मुकम्मल करेंगे और हमें उसकी कंफर्मेशन चाहिए थी। कौमी सलामती कमेटी के एलामिया में ये बात कह दी गई। इनडायरेक्टली उन्होंने कह दिया कि भाई हमें नहीं छेड़ना, इंतखाबात की तरफ आपने जाना है जाएं, लेकिन आपने हमसे जो सपोर्ट है इलेक्शन ड्यूटीज की वो नहीं मांगनी। फिर दूसरा नुक्ता जो जिस तरफ इशारा करवाया गया है इस एलामिया की जरिए कि आपके नरम गोशे की वजह से जो कुछ आपने यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज थी तालिबान के हवाले से, उसका नतीजा ये है कि आज ये हमारे सरों पर आकर बैठ गए। और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज को आड़े हाथों लिया और ये एलामिया में लिखा गया। फिर तीसरी चीज जो कही गई कि फॉरेन स्पॉन्सर्ड किस्म की जो तहरीकें चलाई जा रही हैं, ये भी एक इंतहाई आम नुक्ता है और वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो टारगेट किया गया। यानी जो पैगाम इस एलामिये से मिला है वो ये है कि आप जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है वो किसी सूरत भी इन हालात के अंदर इंतखाबात की तरफ नहीं जा रही। और फिर व्यूअर्स, इस पूरी सिचुएशन में रही सही कसर जो थी वो अतर मनिल्ला ने पूरी कर दी और अतर मनिल्ला साहब जो हैं एक मैनेज्ड इखलाकी नोट जारी करते हैं और जारी करने के बाद वफाकी हुकूमत ने देर भी नहीं लगाई और वो मैदान में आ जाती है। और मरीम औरंगजेब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के खिलाफ ना सिर्फ हर्जा सराई की बल्कि जस्टिस अतर मनिल्ला का कंधा इस्तेमाल करते हुए उनके इख्तलाफी नोट को सीढ़ी बनाते हुए इन जजेस को मैच फिक्सिंग का जो है उन पर इल्जाम लगाया। व्यूअर्स, आपको बताते चलें, वो ये कहती हैं कि ये डिसमिस कर दिया गया, फिर आपने अपनी मर्जी का एक बेंच तश्कील किया और फिर अपनी मर्जी का फैसला लेकर आए। ये बेंच फिक्सिंग का मामला है। पहली बात तो आप याद रखें मरीम औरंगजेब साहिबा, अगर आप कभी पाकिस्तान में अवाम की अदालत में गई ना तो फैसला आपके खिलाफ ही आएगा। यानी जब भी आपने इलेक्शन लड़ा आपको नाकामी होगी और यही आपकी कारकर्दगी है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान की अवाम की अदालत आपके खिलाफ फैसला सुनाएगी। अगर आप इसी किस्म की कारकर्दगी देती रही, हाँ तर्जुमाना बन सकती हैं लेकिन अदालत का सामना, अवामी अदालत का सामना आप नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात आपको याद रखना चाहिए कि ये बेंच हरगिज फिक्स नहीं था बल्कि आपने जजेस के दरमियान मैच फिक्स करा रखा था। पहले जस्टिस काजी फैजी ईसा को मुतनाज़े बनवाया गया, ये भी आपको याद रखना चाहिए। अब जस्टिस अतर मनिल्ला एक मुतवाज़िन जज थे और उन्होंने पाकिस्तान में सहाफ़ियों के हवाले से बहुत सारे ऐसे फैसले दिए, यानी रिलीफ दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और मुतादिद ऐसी नज़ीरें जो मौजूद हैं जहाँ पर पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जो कम्युनिटी है उसे आप रिलीफ देते हुए नजर आए। लेकिन आज उन्हें भी कॉन्ट्रोवर्शियल बना दिया गया। दोनों जो फाजिल जजेस हैं उनके आने वाले साल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और उनका अगर मैं कहूँ कि करियर दाव पे लगा दिया और इसका सेहरा भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून
پر کے سر جاتا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات یہ بھی کہتی ہیں کہ جسٹس اطہر من اللہ کا آج آنے والا فیصلہ بڑا اہم ہے۔ جب عدالتی کارروائی متنازع ہو جائے تو اسے عوام کیسے تسلیم کرے گی؟ یہ مسترد شدہ پٹیشن تھی، اس پر بینچ نہیں بن سکتا تھا۔ آئین کی اپنی مرضی کے مطابق تشریح قبول نہیں کی جا سکتی، ایسے بینچ کا فیصلہ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ویورز، انتہائی اہم نقطہ، اگر آپ نے ایک بات کو اطہر من اللہ کی تسلیم کر لیا اور اسے آئین پاکستان سے بھی بڑی دلیل پیش کر رہے ہیں آپ بنا کر پاکستان کی عوام کے سامنے، تو پھر آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے جسٹس اطہر من اللہ نے ایک اور بھی بات کہی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کروانے والی اتھارٹیز پر یہ حکم ماننا لازم ہے 90 روز کے اندر۔ اور یہ بات جو ہے انہوں نے پاکستان میں الیکشنز کے حوالے سے کہی ہے، اور اگر آپ ایک بات کو تسلیم کر رہے ہیں تو پھر آپ نے دوسری بات کو تسلیم کیوں نہیں کیا؟ اور پھر قاسم سوری والا جو معاملہ ہے اور جو اس وقت اس کو نوٹس لیا گیا، اس کے حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ غلط لیا گیا تھا، یعنی جو فیصلہ جتنا آپ کو منظور ہے آپ اسے قبول کرتے ہیں اور باقی فیصلے کو آپ ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر وہ ایک اور بات کرتی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب کی نا سہولت کاری ہو رہی تھی۔ آج جو اختلافی نوٹ آیا نا، اس سے بڑی سہولت کاری کوئی نہیں ہو سکتی، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون، پی ڈی ایم کا ٹولہ، پاکستان پیپلز پارٹی اس اختلافی نوٹ کی بنیاد کے اوپر جو ہے اپنا نیریٹو بلڈ اپ کر رہی ہیں، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ چیف جسٹس صاحب آپ استعفیٰ دے دیں کیونکہ آپ سہولت کاری کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کی۔ اچھا، مجھے ایک بات ان کے گوشوار کرنی ہے، اور یاد رکھیں، بلکہ آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جا کر مریم اورنگزیب کو ٹیگ کریں، ان سے سوال پوچھیں کہ سہولت کاری عمران خان کی تو یا نہیں ہوئی، لیکن آپ کے جو سہولت کار تھے نا وہ اب منظر عام پر آ گئے ہیں، وہ باہر نکل آئے ہیں، اور کھلم کھلا جو سہولت کار ہیں ان کے چہرے قوم کے سامنے ہیں، کون کس طرف کھڑا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہر پلیٹ فارم کے اوپر ہر وہ صحافی جو پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتا ہے، پچھلے ایک سال کے اندر جو کچھ ہوا، آئین کے ساتھ کھلواڑ ہوتا رہا، وہ آپ کو ایک بات ضرور کہتا ہوا نظر آئے گا کہ عمران خان نے پاکستان میں تمام قوتوں کو ننگا کر دیا، ایکسپوز کر کے رکھ دیا۔ تاریخ دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری کس نے کھڑا ہونا ہے، اب آپ نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے، اور اسی چیز کی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جس میں ججز جو سہولت کار ججز تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے، وہ بھی بری طرح ننگے ہو گئے ہیں۔ ویورز، آپ کو بتا رہے چلیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ ہمیشہ سے ڈبل گیم کرتی رہی ہے، اور ان کا فوکس یہ ہے کہ انہوں نے کسی طرح سندھ کی ریاست کو کیسے بچانا ہے، اور اپنی حکومت آنے والے الیکشن میں ساز باز کر کے اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پر چڑھ کر کس طرح بلاول کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ ایک کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور یہ اختلافی نوٹ بنیاد بنا ہے اس کور کمیٹی کے اجلاس کی، کیونکہ خان صاحب نے بڑی تیزی کے ساتھ جو لوگ ہیں آپ کے جن کو آپ نے ٹکٹ دینا ہے نا ان کے انٹرویوز کر رہے ہیں، اور زبان پاک میں جو خبر آ رہی ہے کہ یہ انٹرویوز بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور خان صاحب ٹکٹس کی تقسیم کا معاملہ جو ہے کچھ روز میں مکمل کر لیں گے۔ اور کور کمیٹی اجلاس کی اندرونی کہانی کے مطابق چیف جسٹس کے استعفے کا مطالبہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں کیا، بلکہ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی نے انتخابات کی تاریخ کی اپنی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات آئین کے تحت ہونے چاہیے، لیکن ایک روز ہونے چاہیے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اگر پنجاب میں حکومت بن گئی اور کے پی میں بھی حکومت بن جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، تو پھر ان کے لیے وفاق میں حکومت بنانا بہت ہی آسان ہو جائے گا، اور ان حالات کے اندر بلاول زرداری کا وزیر اعظم بننے کا خواب جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکے گا، کیونکہ گیم بہت سادہ سی ہے کہ پی ڈی ایم کے ٹولے کے ساتھ مل کر ایک گرینڈ الائنس بنایا جائے اور الیکشن میں جائیں، اور پھر جس پارٹی کی زیادہ نشستیں ہوں گی وہ وفاق کے اندر حکومت بھی بنائے گی، یعنی وزیر اعظم اس کا ہوگا، اور پھر زیادہ جو وزارتیں ہیں اس کو دے دی جائیں گی۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ راستہ آسان ہے بلاول کو وزیر اعظم بنانے کا، بنسبت اس کے کہ وہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پر پاکستان کی عوام کی عدالت میں جائے۔ تو اسی لیے زور لگایا جا رہا ہے کہ جناب جو پورے ملک کے جو انتخابات ہیں وہ ایک ہی دن ہوں گے، تو تبھی پاکستان پیپلز پارٹی کو اس کا فائدہ ہوگا۔ پیپلز پارٹی کور کمیٹی کے اجلاس میں ویورز یہ بھی ہوا کہ شرکا نے آصف علی زرداری کی توجہ پارٹی کے سینئر رہنماؤں لطیف کھوسا اور اعتزاز احسن اور پارٹی کے دیگر قانونی ماہرین کے جو بیانات کی طرف دلائی، چونکہ اعتزاز احسن صاحب کی ایک اپنی لائن ہے، وہ بار بار
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, यानी ये टोटली ऑपोजिट एक बयानिया है, एक दलील है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मंशूर के, और जो उनका एजेंडा इस वक्त नैरेटिव हमें नजर आ रहा है। जबकि दूसरी तरफ लतीफ़ खोसा साहब भी वही रास्ता इख्तियार किए हुए हैं जो एतजाज़ अहसन साहब का है। और फिर दोनों शख्सियात, लतीफ़ खोसा साहब और एतजाज़ अहसन, अगर आप इनके फैसले से पहले के बयान भी देखें तो ये अपनी राय देते रहे हैं कि 90 रोज में आपको हर सूरत में इंतखाबात करवाने हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हर किस्म का फैसला पूरी पार्लियामेंट पर बाइंडिंग है। फैसला आ गया और फिर उसके बाद इन दोनों शख्सियात का यही मौक़िफ़ था कि जो 90 रोज में इंतखाब नहीं करवाएगा, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान माइक्रो मैनेजमेंट कर रही है इलेक्शन करवाने के मामले पर, अगर आप इसको नहीं मानते तो आप तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो जाएंगे। ये गुफ्तगू रखी गई आसिफ अली जरदारी साहब के सामने, जिस पर जरदारी साहब का ये कहना था कि ना तो हम चीफ जस्टिस के खिलाफ तौहीन अदालत कर रहे हैं और ना ही उनके इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। शुरका जो वहां पर बैठे हुए थे तो उन्होंने पूछा कि साईं फिर हम कर क्या रहे हैं, हम इस खेल के अंदर कहां पर स्टैंड करते हैं और हमारी क्या पोजीशन है। जिस पर जरदारी साहब बोले कि हमने सिंध असम्बली को बचाना है और एक रोज इंतखाबात की तरफ बढ़ जाना है, यानी हुकूमत वक्त पर जोर डाला जाएगा कि आप डटे रहें, हम आपके साथ हैं, घबराना नहीं है। तौहीन अदालत जिन पर लागू होगी वो जाने और तौहीन अदालत वाले जाने, हमारा इससे लेना देना कोई नहीं है। हम तो हुकूमत को मजबूर कर रहे हैं कि वो 3 रुकनी बेंच का फैसला तस्लीम ना करे बल्कि अक्सरियती फैसले पर डटी रहे। बिलावल जरदारी साहब जो है ना, वो वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं। वो बोले इसी ख्वाब को आंखों में बसाए हुए कि चीफ जस्टिस साहब हमारे इक़्तिदार तक पहुँचने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है जरदारी साहब। जिस पर सदर साहब, चूँकि उन्हें सदर कहते हैं, कि प्रेसिडेंट साहब आपका इस बारे में क्या ख्याल है, तो जरदारी साहब इस पे बोले कि आपने चीफ जस्टिस के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनना बिलावल बेटा, बल्कि आपने इत्तेहादी जमातों की मदद से वज़ीर-ए-आज़म बनना है। व्यूअर्स, आपके सामने मैंने वो मंतक भी रख दी कि इनके पास वाहिद रास्ता ये है कि पीडीएम को इस्तेमाल करो, तमाम जमातों के वोट को इस्तेमाल करो और किसी तरह बिलावल को अगला वज़ीर-ए-आज़म बना दो, यही रास्ता है। इसके अलावा कारकर्दगी की जो सीढ़ी है वो तो आपके पास मौजूद ही नहीं है, ना आप इस पर चढ़ सकते हैं, तो फिर बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनाने का यही रास्ता है। जरदारी साहब ये भी बोले कि आप पीटीआई समेत सब जमातों को मुज़ाकरात की दावत दें। ये इंतहाई अहम नुक्ता है इस तनाजुर में, क्योंकि अंगेज कर लिया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अब तक जितने भी हालात ख़राब हुए ना, जब नए आर्मी चीफ की तकर्री का मामला था ना, तो खान साहब एक लाहौर लश्कर लेकर पाकिस्तान की आवाम को लेकर इस्लामाबाद में मौजूद थे। अगर पिंडी से रुख कर लिया जाता ना इस्लामाबाद का, तो आज इस मुल्क में इलेक्शन हो रहे होते। जब भी खान साहब आगे बढ़ते हैं, कोई ना कोई गुफ्तगू, कोई ना कोई मीर जाफ़र अंदर से, यानी इनकी पार्टी के अंदर भी बहुत सारे मीर जाफ़र मौजूद हैं जो इनको उल्टी इस्लाह देंगे और फिर देखें क्या होता है। आपकी जो सारी कोशिश है वो आगे चली जाती है, यानी आप डेफिसिट में जा रहे हैं और एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो बनता जा रहा है और जो कामयाबी है वो आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रही है। यही बुनियादी वजह है कि जरदारी साहब कह रहे हैं कि इनको एंगेज करो। ये बहुत अच्छे एंगेज हो जाते हैं और जब एंगेज हो गए तो फिर आप 6 माह का वक्त गुजार लेंगे और फिर इस मुल्क के अंदर एक ही दिन इंतखाबात होने और फिर हम इस बात का फैसला करेंगे। क्योंकि व्यूअर्स, आपको याद रखना चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो गेम कर रही है, पंजाब के अंदर इनका नून लीग का जितना नामुमकिन है और फिर जो सीटें हैं सिंध के अंदर दीगर जमातें हासिल नहीं कर सकेंगी, तो फिर एक बैक डोर डिप्लोमेसी और एक चैनल इस्तेमाल किया जाएगा जिसका नाम है पीटीआई के अंदर। अब वो बाकायदा तौर पर शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं परवेज़ इलाही साहब, और इस चैनल को इस्तेमाल किया जाएगा। आसिफ अली जरदारी साहब ये भी कहते हैं कि आप मफाहमत जारी रखें और इस पॉलिसी को बाकायदा तौर पर इख्तियार करें, हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट को लड़ाओ और अपना रास्ता बनाकर आने वाले इंतखाबात में अपना हिस्सा वसूल करो। जरदारी साहब ये भी कहते हैं इसी इजलास के अंदर कि हमें जहां ज़रूरत होगी हम परवेज़ इलाही और तहरीक इंसाफ के ज़रिए भी हुकूमती शराकत में शामिल हो सकते हैं। यानी कल को अगर पीटीआई ने हुकूमत बनाई ना, तो फिर कौन किसका कंधा इस्तेमाल करेगा और कौन किसके लिए अपनी सर्विसेज और सहूलतकारी पेश करेगा, यानी परवेज़ इलाही साहब का कंधा इस्तेमाल होगा और पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने की कोशिश करेगी पीटीआई के साथ मिलकर। खैर, आप ये तो भूल जाएं कि ऐसा होगा, लेकिन इनका ख्याल यही है। इसलिए ये बात इस्टेब्लिश करो। जरदारी साहब कहते हैं कि लड़ाई तख्ते लाहौर और अदलिया की है, यानी ये नून लीग की लड़ाई है और हमारा इस लड़ाई से लेना देना कुछ नहीं है। आपने अगर देखा हो ना, तो इनकी तरफ से जो ट्वीट्स की जा रही हैं और जिस किस्म के बयान आ रहे हैं उसमें भी यही कहा जा रहा है कि अक्सरियत
के फैसले को माना जाए और सुप्रीम कोर्ट के वकार का सहारा सिर्फ यही है कि फौरी कार्रवाई की जाए। अब ये कार्रवाई किस तरफ कह रहे हैं? चीफ जस्टिस इंसाफ से हुए भूंडे मजाक का इलाज करें, चूंकि नज़रसानी जब अपील आएगी ना तो उसमें इनका ख्याल है कि शायद कोई ना कोई अपने मनसब को बहाल करने के लिए जिस तरह का प्रेशर जो बयानिया बनाया जा रहा है चीफ जस्टिस के हवाले से, नज़रसानी में कोई वो शायद अपने फैसले से पीछे हट जाएं, इनका ये ख्याल है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अच्छा व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि जो बाद में जो कोर कमेटी का एलामिया जारी हुआ उसमें ये कहा गया कि अक़लियती और आइन के मुनाफी फैसले नाकाबिले बर्दाश्त हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले पर अमल दरामद किया जाए। मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करना किसी मसले का हल नहीं होता। इस मकसद के लिए पार्टी ने फैसला किया है कि इत्तेहादी हुकूमत में शामिल तमाम जमातों से रब्ता करके सियासी पार्टियों में मुज़ाकरात के नुक्ते पर एक मुश्तरका पोजीशन इख्तियार की जाए। ये बात अशद ज़रूरी है कि अदलिया की साख और इज्जत को पामाल करने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। और इलामिया में कहा गया कि पीपल्स पार्टी इस बात पर यकीन रखती है कि आज़ादाना और मुनसिफाना आम इंतखाबात के लिए तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन कराए जाएं, जैसा कि आइन में कहा गया। इलामिया के मुताबिक पार्टी ने इस बात का इआदा भी किया कि आइन के मुताबिक आम इंतखाबात की तारीख में किसी किस्म की ताखीर जो है वो ना की जाए। जरदारी साहब का बेटा जो है ना वो बहुत पहले कहता था कि हम इस तारीख को आगे नहीं जाने देंगे, एकदम से जाने क्या हो गया। आज पूरे का पूरा जो है वो किस्सा और कहानी जो है उसका स्क्रिप्ट ही बदल गया, चूँकि इन्हें नज़र आ गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक हकीकत है और इस जमात को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, और सिर्फ चोर रास्ता हमें इख्तियार करके इक़्तिदार में आना होगा। जो चोर रास्ता हमने इख्तियार किया, पीडीएम के ज़रिए हुकूमत में आए और इस वक्त हम पाकिस्तान की तकदीर के फ़ैसले कर रहे हैं। व्यूअर्स, आपको ये भी याद रखना चाहिए इस मुल्क के अंदर मुशाहिद हुसैन सैयद की बहुत ही अच्छी बात है, सेनेटर हैं और नून लीग के, उन्होंने जो बात कही बहुत ही अहम बात है। वो ये कहते हैं कि अगर इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान मोदी से मुज़ाकरात की बात कर सकता है तो फिर हम अपोजिशन के साथ क्यों नहीं बैठ सकते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हम क्यों बैठकर अहम फैसले जो हैं वो क्यों नहीं कर सकते। और व्यूअर्स, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये भी एलामिया में कहा गया कि आइन में इंतखाबात की तारीख लिखी हुई है और उसमें डिले नहीं हम किसी सूरत भी कबूल करेंगे। अब इसका मतलब क्या है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि एक तरफ वो जो बेंच का फैसला है उस पर तनकीद कर रहे हैं, अक़लियती फैसला बार बार कहा जा रहा है, और इसी तनाजुर में नवाज शरीफ और मरियम ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया, ट्वीट किया कि ये एक अक़लियती बेंच का फैसला था, अक्सरियती बेंच के फैसले को ही तस्लीम जो है वो किया जाएगा और अदालत का वकार जो मजरू किया गया, यानी ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो डबल गेम कर रही है। अच्छा, अब इसका जवाब देना बहुत ही ज़रूरी है और इसको समझ लेते हैं कि ये अक़लियती फैसला था या अक्सरियती फैसला था और क्या मंतक इस्तेमाल की जा रही है। 2021 में उस वक्त के चीफ जस्टिस थे गुलजार अहमद साहब। उन्होंने एक 5 रुकनी बेंच बनाया जिसने ये तयन करना था कि सू मोटो का इख्तियार और बेंच का इख्तियार किसके पास है। याद रखें इस तारीख को, और कोई आपसे सवाल करे अक़लियती और अक्सरियती जो बहस छिड़ जाए किसी भी फोरम के ऊपर, किसी भी महफिल में, तो आप ये जवाब दे सकते हैं कि 2021 में जस्टिस गुलजार अहमद ने 5 रुकनी बेंच बनाया इस बात का फैसला करने के लिए कि सू मोटो का इख्तियार किसका है और इस चीज़ का तयन करना था। तो वो 5 रुकनी बेंच कौन सा था, जिसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन और जस्टिस मोहम्मद अली मज़ाहिर शामिल थे, जिन्होंने ये फैसला करना था और फिर बेंच बनता है। इन 5 जजेस ने, याद रखें, ये फैसला दिया कि सू मोटो चीफ जस्टिस का इख्तियार जो है और जो बेंच बनाना है वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है। इस इख्तियार को कोई चैलेंज नहीं कर रहा था, यानी ये तय पा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही बेंच बना सकेंगे और ये उनका इख्तियार है। फिर 3 रुकनी बेंच बना जिसमें ये 3 जज शामिल थे, याद रखें, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस शाहिद वहीद साहब। ठीक है, ये 3 रुकनी बेंच बनता है। इनमें से 2 ने कहा कि ये चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं है, जबकि जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि ये चीफ का ही इख्तियार है। यानी 2021 में जो असूल तय पा गया, अब चीफ जस्टिस साहब के उस असूल को, यानी उस 5 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब मैदान में आते हैं, 3 रुकनी बेंच बनता है और उसमें कहते हैं कि जनाब ये इख्तियार चीफ जस्टिस का नहीं है और इस पर कानून साजी हो रही है, यानी इन्होंने डबल गेम ये की।
اور پھر اس میں سے امین الدین خان جو تھے ان کا ایک جو فیصلہ تھا وہ، اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کا فیصلہ موجود ہے، اور پھر جسٹس شاہد وحید صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو کہا بالکل ایسا نہیں ہے، اور بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ جو حافظ قرآن والا معاملہ تھا اس پر پورے کیس میں بات ہی نہیں ہوئی، اور بلکہ لیفٹ رائٹ کی باتیں کی گئی، یعنی کہ ارریلیونٹ معاملات کو زیر بحث لایا گیا۔ اچھا، اب 5 رکنی بینچ 2021 میں، پھر 3 رکنی بینچ جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہے، اس کے بعد کیا ہوا؟ 6 رکنی بینچ بنتا ہے جس میں 6 جج شامل تھے: جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر نقوی، جسٹس محمد علی مظاہر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس حسن اظہر رضوی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ 6 رکنی بینچ بنا جس نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کو اڑا کر رکھ دیا، اس لیے کہ یہ اختیار چیف جسٹس آف پاکستان کا ہی ہے۔ اس اصول پر مہر لگا دی جو 2021 میں جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں بینچ نے یہ اصول وضع کر دیا تھا۔ اب سپریم کورٹ میں اس وقت 15 ججز ہیں، جن میں سے 9 ججز یہ فیصلہ دے چکے ہیں کہ سو موٹو کیس اور بینچ بنانے کا اختیار چیف جسٹس آف پاکستان کا ہے۔ ان میں یہ لوگ جو شامل ہیں ان کے میں نام آپ کو بتا دیتا ہوں، یعنی تعداد 15 ہے۔ 9 نے کہہ دیا کہ یہ صرف اور صرف اختیار چیف جسٹس آف پاکستان کا ہے، جس میں جسٹس عمر عطا بندیال ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں، جسٹس قاضی امین، جسٹس محمد علی مظاہر، جسٹس شاہد وحید، جسٹس مظاہر نقوی، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس حسن اظہر رضوی جو ہیں، یہ 9ویں جج ہیں جنہوں نے یہ طے کر دیا کہ یہ اختیار چیف جسٹس آف پاکستان کا ہے۔ اب آپ قانون سازی کریں، جو مرضی کریں، اس کی کوئی حیثیت نہیں unless and until اسے آپ اپروو نہیں کروا لیتے۔ اچھا، ان میں جسٹس قاضی امین مارچ 2022 میں ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، جبکہ باقی 8 ججز ابھی تک حاضر سروس ہیں۔ باقی 7 ججز میں سے 2 ججز نے اپنا مائنڈ ظاہر کیا، جس میں قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین شامل ہیں، جو اس چیز کے خلاف ہیں کہ باقی 5 ججز نے ابھی تک اپنا مائنڈ کلیئر نہیں کیا، یعنی فیصلہ نہیں بتایا۔ ان کا کیا موقف ہے اگر وہ 5ویں یہ کہہ دیتے ہیں، یعنی 5 ججز یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ سے متفق ہیں، تب بھی چیف جسٹس کو میجورٹی حاصل ہوگی؟ یعنی یہ معاملہ جو ہے بہت ہی سادہ سا ہے، 8 ججز ورسز 7 ججز ہے، اور تعداد جن ججز کی زیادہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ اختیار ہے، آپ یہ اختیار ان سے نہیں چھین سکتے۔ اگر آپ قانون سازی کر آئیں گے اور چیف جسٹس کو اس سے اختیار حاصل کرنا چاہیں گے، تب بھی یہ اختیار جو ہے ان سے نہیں چھینا جا سکتا۔ اور پھر آخر میں آپ کو بتائیں، آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی پر نظر رکھنی ہے، کیونکہ وہ ڈبل گیم نہیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے وہ ٹرپل گیم کھیل رہی ہے، کیونکہ یہ سیاسی طور پر آئسولیٹ کر دینا چاہتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو، مجھے ایسا لگ رہا ہے، اور فائدہ وہ اپنا دیکھے گی کہ انہیں کس طرف جانا ہے، کیونکہ وہ عدلیہ سے لڑائی کے موڈ میں نہیں ہے۔ ان کے اعلامیے سے تو یہی لگ رہا ہے، آئینی مدت کا وہ بار بار ذکر کر رہے ہیں، اور یہ میں آپ کو خبر کی بنیاد پر آپ کو بتا رہا ہوں، جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں، وہ کیا سمجھتے ہیں اس پورے سینیریو میں، جب نواز شریف ججز سے مستعفی ہونے کی بات کر رہے ہیں، اور پھر دوسری طرف مریم نواز جو ہیں وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ چیف جسٹس استعفیٰ دو۔ یعنی نون لیگ کو انہوں نے تخت لاہور کو لڑا دیا ہے عدلیہ کے ساتھ، اور خود جو ہیں وہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو ہے نیگوشیشنز کی بات کریں۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی نیگوشیشنز کے معاملے کو سراہتا ہوں، بالکل ہونا چاہیے، اور یہ معاملہ آگے بڑھنا چاہیے۔ بہت پہلے آصف الوی صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی خان صاحب کو کہ آپ مذاکرات کریں، اور مذاکرات ہی مسئلے کا حل ہے، کیونکہ خان صاحب ووٹ آپ کو پاکستان کی عوام نے دینا ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں دینا۔ ووٹ آپ کو نہ ہی نون لیگ نے دینا ہے، ووٹ آپ کا جو مینڈیٹ ہے وہ پاکستان کی عوام ہے، وہ آپ کے پاس موجود ہے۔ تو سیاست کے اندر دروازے کھلے رکھنے چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے، نون لیگ کے ساتھ نہ کریں بات، لیکن اگر پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے، مذاکرات کا ہاتھ بڑھائے، تو اس کو قبول کیجیے گا، چونکہ جتنا نقصان پاکستان کا اس وقت ہو رہا ہے نا، شاید ہی کسی فرد واحد کا ہو رہا ہو، اور جتنی جلدی آپ اقتدار میں آئیں گے، پاکستان کے اندر حکومت بنائیں گے، اس کا فائدہ پاکستان کو ہوگا۔ پی ٹی آئی کو حکومت جو ہے وہ بنانا چاہیے، یہ وقت کی ضرورت ہے، چونکہ ہم نے پچھلے 30 برسوں میں اس ملک کے اندر دیکھا کہ ہمارے پاس صرف 2 ہی آپشنز موجود تھے، اور اب اس وقت پاکستان تحریک انصاف ایک تیسری طاقت کے طور پر میدان میں موجود ہے۔ ویوز، یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اجازت دیجیے، اللہ نے